हेलो प्यारे बच्चों। आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर का पार्ट थर्ड। पीछे हमने रिडक्शन इन शेयर कैपिटल हेडिंग देखी थी, उसके 2 पॉइंट हमने किए थे पिछली क्लास में। तो आज की क्लास में हम देख रहे हैं थर्ड पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग है रिडक्शन इन द पेड अप शेयर कैपिटल। यानी आप क्या कर रहे हो, जो शेयर पेड अप है, पेड अप का मतलब होता है कि आपने जितने रुपए दिए हुए थे उसमें रिडक्शन करना। तो इससे ऊपर वाले में तो आपने क्या किया था कि जो अनकॉल्ड था उसमें रिडक्शन किया था, उसको हटाया था। लेकिन आज जो हेडिंग हम ले रहे हैं वो है रिडक्शन यानी कटौती करना, इन यानी मैं, पेड अप शेयर कैपिटल यानी जो पैसा आपने दिया है। जैसे आपका शेयर 10 रुपए का है तो इस 10 रुपए में से कुछ पैसे काट लेना, 10 रुपए में से कुछ रुपए काट लेना, ये आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल कहलाएगा। इसमें हम पहली कंडीशन देख रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन। उसमें लिखा है व्हेन डेनोमिनेशन ऑफ शेयर्स इज रिड्यूस्ड, जब अंशों के अंकित मूल्य में बदलाव किया जाए। तो पहली कंडीशन होती है कि अंशों के अंकित मूल्य को बदल देना। तो जैसा कि मैंने कहा कि यदि 10 रुपए का शेयर है तो उसको 7 रुपए में कन्वर्ट कर देना, और 3 रुपए हम किस में डाल देंगे, कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे। ये कंडीशन इसमें होती है। तो वापस एक बार हेडिंग देखें, जब अंशों के अंकित मूल्य में बदलाव किया जाए। तो अंशों के अंकित मूल्य में जब आपको बदलाव करना है तो उसकी जर्नल एंट्री बच्चों इस प्रकार से बनेगी। ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू कैपिटल रिडक्शन। ये इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, आपको ये याद करनी है। इसमें आपको क्या है, 10 रुपए का शेयर था, उसको हमने 7 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। यानी आज के बाद में ये शेयर 10 रुपए का नहीं रहा, अब वो 7 रुपए का, जैसे पहले 10 ईच फुली पेड था, अब वो आपके 7 ईच फुली पेड हो गया है। और 3 रुपए हमने किस में डाल दिए हैं, कैपिटल रिडक्शन में डाल दिए हैं। तो ये चीज आएगी, यानी बैलेंस शीट में अब आपका लिखा जाएगा 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 7 ईच फुल्ली पेड, ये लिखा जाएगा जब ये जर्नल एंट्री हम कर चुके होंगे। इसका मतलब हमने आपके 10 रुपए के शेयर को 7 रुपए का बना दिया है, और उतना ही जिस दिन कंपनी बंद होगी तो आपको 7 रुपए दिए जाएंगे। ये इसका पार्ट है। सेकेंड एंट्री देखेंगे। सेकेंड एंट्री है व्हेन डेनोमिनेशन ऑफ द शेयर इज नॉट रिड्यूस्ड, ओनली पेड अप वैल्यू इज रिड्यूस्ड। इसमें हम क्या चीज कम नहीं कर रहे हैं, जब अंशों का अंकित मूल्य न बदला जाए, केवल प्रदत्त मूल्य जो होता है उसमें कम कर दिया जाए। इसका मतलब हम आपके 10 रुपए का जो शेयर है ना उसको 10 रुपए ही रखेंगे, लेकिन उसका हम पेड अप वैल्यू है ना वो 10 की बजाय उसको क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। ये होता है, यानी हम किस में बदलाव नहीं करें, हम अंकित मूल्य में, यानी उसका जो डोमिनेशन है उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, केवल हम उसको क्या कर रहे हैं, वैल्यू 7 रुपए कर रहे हैं। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया। अब इसमें शेयर कैपिटल शब्द का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों ही है, जैसा कि प्रश्न में होता है। टू कैपिटल रिडक्शन, और हम वो जो रिड्यूस्ड अमाउंट है ना, जितना भी रिड्यूस किया, जैसे 3 रुपए, तो ये एंट्री केवल 3 रुपए से ही होगी। लेकिन जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो इसका इम्पैक्ट कैसे दिखाएंगे, वो आप इसमें देखो। इसका इम्पैक्ट इस तरीके से दिखाया जाएगा, लिखा जाएगा 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का ही रह गया, एंड 7 पेड अप, ये रहेगा। समझ में आता है। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि शेयर 10 रुपए का है, आपने अभी तक 7 रुपए दिए हैं, 3 रुपए हम फ्यूचर में आपसे मांग सकते हैं। अगर हम आपसे 3 रुपए मांग लेते हैं तो हम 10 लौटाएंगे, अगर 3 रुपए नहीं मांगते हैं तो आपको 7 रुपए ही लौटाएंगे। ये इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। तो ये आपकी सेकेंड एंट्री होगी। थर्ड एंट्री देखें। इसमें इसमें लिखा है बैलेंसेज ऑफ एनी रिजर्व इफ एनी, यानी मतलब कोई भी रिजर्व यदि है उसको ट्रांसफर करना। तो इसमें बच्चों ऐसा होता है कि जब रिडक्शन की स्टेज में हम आ जाते हैं तो हमारे जो रिजर्व्स होते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ एनी रिजर्व, कोई रिजर्व की वैल्यू ही नहीं है हमारे। तो उन सारे रिजर्व्स जो भी हैं, तो इसकी हेडिंग हुई सभी संचय, ब्रैकेट में मैंने लिखा है मुक्त। मुक्त का मतलब कुछ रिजर्व तो कंपनी को रखने होते हैं एज पर द लॉ, कंपनी लॉ के अनुसार कुछ रिजर्व वो हटा नहीं सकता है, उसको रखना ही पड़ता है। तो उसके अलावा जितने भी रिजर्व्स होते हैं उनको मुक्त रिजर्व बोला जाता है। तो जनरली हम जब सवाल करेंगे तो सारे के सारे मुक्त रिजर्व ही होंगे, ठीक है ना। तो मुक्त रिजर्व जितने भी हैं उन सबको किस में ट्रांसफर करते हैं,
कैपिटल रिडक्शन में हस्तांतरित करना, ये हेडिंग हुई। तो अब अपने प्रश्न में भी यही लिखा हुआ होता है, या अगर ये नहीं लिखा हो तो भी ये ट्रीटमेंट अपने को स्वतः ही करना है, क्योंकि मैंने कहा कि जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो सारे फ्री होते हैं, किसके लिए? कैपिटल रिडम्पशन में ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व होता है उसको हम लॉस को पूरा करने में काम में ले सकते हैं, इसलिए उसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डीआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, एनी अदर रिजर्व अकाउंट डीआर, कोई भी तरीके के नाम से 50 रिजर्व्स होते हैं, वो सारे के सारे किसमें ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। अब तक हमने 3 एंट्री करी है, तीनों में ही हम नोटिस करें हैं कि कैपिटल रिडक्शन जो है उसको हमने सीआर किया है, यानी एक फंड बना रहे हैं, हम नया फंड बनाया हमने कैपिटल रिजर्व नाम से। उसके बाद में नेक्स्ट देखें फोर्थ पॉइंट, अब तक हमने शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया था, अब हम बात कर रहे हैं सेक्रीफाइस बाय डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। अब हम शेयर होल्डर के अलावा डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स से भी बोलते हैं कि भाई कंपनी सही नहीं चल रही है तो आप भी पैसे छोड़ो। कौन? ऋणपत्रधारी, डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर। तो उनसे पैसे पैसे जब हम छुड़वाते हैं, उनको बोलते हैं भाई आप भी कुछ कंट्रीब्यूशन करो कंपनी घाटे में, कुछ पैसा आप छोड़ेंगे तो हमारी कंपनी चल पाएगी। तो उसकी जनरल एंट्री है, तो लिखा 6% डिबेंचर अकाउंट दिया, और अमाउंट एक एस्टिमेटेड अमाउंट हमने लिया कि 20,000 रुपए। तो इसका मतलब डिबेंचर होल्डर ने 20,000 रुपए छोड़ दिए। क्रेडिटर अकाउंट दिया 10,000, उन्होंने कहा भी 10,000 मुझे कम दे देना। तो ये जितना पैसा छोड़ते हैं वो भी हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। इसकी जनरल एंट्री होगी 6% डिबेंचर अकाउंट दिया, क्रेडिटर अकाउंट दिया टू कैपिटल रिडक्शन, इसमें भी कैपिटल रिडक्शन सीआर होता है। उसके बाद में फिफ्थ एंट्री है, इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें लिखा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। यदि आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसको हम फायदा बोलते हैं, या और यहां पे आप एंड भी लिख सकते हैं क्योंकि वो सम्मिलित है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, यदि आपके कोई दायित्व है वो कम हो जाता है किसी भी कारण से, तो वो भी हम इसमें ले लेते हैं। तो दोनों ही स्थिति में क्या करना है अपने को कि फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो फायदा, लाइबिलिटीज का वैल्यू घटता है तो फायदा। ठीक है, तो उन दोनों को हम किस में ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिडक्शन में। तो जनरल एंट्री बहुत सिंपली आपको याद हो रही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं। जो पैसा जहां से ला रहे हैं वो डेबिट है और डालना उसको कैपिटल रिडक्शन में ही है, तो सीआर हर बार कैपिटल रिडक्शन हो रहा है। तो जनरल एंट्री भी एसेट्स अकाउंट दिया इन द, और ब्रैकेट में लिखा है इंक्रीज इन वैल्यू, तो किसी भी एसेट्स की मान लो वैल्यू 10,000 रुपए बढ़ गई तो वो यहां लिखेंगे। लाइबिलिटीज अकाउंट दिया डिक्रीज इन वैल्यू, अगर लाइबिलिटीज किसी ने कहा कि भी 5,000 मत देना तो वैल्यू कम हो गई, तो इन दोनों की टोटल हो गया 15,000, कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे। जनरल एंट्री हुई एसेट्स अकाउंट डीआर, लाइबिलिटीज अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन। ये आपकी फिफ्थ एंट्री थी। अब आप देखेंगे लास्ट एंट्री, मुख्य एंट्री जिसको हम बोलते हैं। आपने अब तक जितना भी पैसा इकट्ठा किया था ना वो सारा आप इसमें आपके काम में लेंगे। तो सिक्स्थ एंट्री जो है वो ये बताती है रिटर्न ऑफ, यानी रिटर्न ऑफ का मतलब होता है हानियों की पूर्ति करना, या इसका एक हिंदी शब्द है अपलिखित करना। तो हम किसको अपलिखित करेंगे? लॉसेस को। जितनी भी हानियां थी अब हम उसको पूरा करेंगे। पूरा किससे होगा? कैपिटल रिडक्शन से पूरा होगा। फिक्टिशियस एसेट्स यानी कृत्रिम संपत्तियां, जिसमें हमने कहा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये सारी जो होती है वो सारी चीजें फिक्टिशियस एसेट्स। लॉस ऑन एसेट्स, किसी एसेट्स की वैल्यू में कमी हो जाना, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, जिसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं, बढ़ जाना। तो ये सारे लॉसेज की भूमिका में आते हैं, तो उनको अब हम समाप्त करने जा रहे हैं। तो ये इस बार हम कैपिटल रिडक्शन में हमने क्या लिखा? डीआर कर दिया। ये डीआर कितनी अमाउंट से होता है? जितना ऊपर आया था। क्लियर? तो वो जो जितनी बार सीआर हुआ था ना उतनी अमाउंट से ये डेबिट हो जाता है पूरा पूरा। अब हम उससे क्या क्या पूरा करें? आप इसको बस इतना समझो कि हमारे ये जो फंड था ना कैपिटल रिडक्शन में इकट्ठा हुआ, उससे हम धीरे धीरे अब लॉस पूरा करना शुरू कर रहे हैं। तो पहला लॉस हम पूरा कर रहे हैं पी एंड एल अकाउंट लॉस। तो सबसे पहला तो यही दिखाई देगा बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ, तो ये हमने पूरा कर दिया, हो गया लॉस पूरा। फिर हमने कहा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है प्रारंभिक खर्चे, जो कंपनी स्टार्ट हुई थी तब हमने किए थे, उसको हम आज तक राइट ऑफ नहीं कर पाए, क्योंकि कंपनी लगातार घाटे में, तो राइट ऑफ कैसे होता? तो नहीं कर पाए, तो उसको भी राइट ऑफ करेंगे। उसके अंदर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ये दोनों ही तो कहलाती है फिक्टिशियस एसेट। क्या कहलाती है?
फिक्टिशियस एसेट्स कहलाती है। तो इन दोनों को हम पूरा करेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स एक्चुअली लॉस होता है, याद हो जाएगा बच्चों, फिक्टिशियस एसेट्स लॉस होता है। तो इस दोनों लॉसों को हमने पूरा कर लिया। उसके बाद में है गुडविल। गुडविल और पेटेंट ये दोनों ही आपके क्या होती है, एसेट्स होती है। कौन सी एसेट्स होती है, इनटेंजिबल एसेट्स। तो इसका बच्चों ये है कि गुडविल और पेटेंट ये भी दोनों लॉस ही हैं। लॉस क्यों है, तो उसका कारण है कि अगर कोई कंपनी लगातार घाटे में चलती है तो उसकी गुडविल की भी कोई वैल्यू नहीं बचती और उसके पेटेंट की भी कोई वैल्यू नहीं बचती है। तो ये भी लॉसेज के रूप में देखे जाते हैं, तो इनको भी राइट ऑफ कर दिया जाता है। अब इसमें ये चीज है कि प्रश्न में हमारे ये दिया हुआ होगा कि किसको किसको राइट ऑफ करना है, तो हमारे लिए ये सुविधा होगी कि हम इन सबको ध्यान में रखेंगे, है ना। जो जो चीजें हमें राइट ऑफ करनी है वो हमें बुक में क्वेश्चन में दे रखी होगी। अगर नहीं दे रखी है तो फिर सारे जितने भी लॉस है, जितना पैसा हमारे पास आया, जितने घाटे पूरे हो सकते हैं वो सारे कर लेंगे। ये चीज है, जहां पे पैसा कम हो गया वहां पे छूट जाएगा। ये भी चीज इसमें आपके आती है। फिर उसके बाद में एसेट्स, टू एसेट्स में लिखा है लॉस या डिक्रीज इन वैल्यू। हमने ऊपर लिखा था इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, वो तो फायदा था। पर अगर किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो नुकसान हो गया, तो ये लॉस भी इस पे यहाँ पे आप पूरा करेंगे। तो टू एसेट्स, टू लाइबिलिटीज, अगर कोई दायित्व आपका बढ़ गया है तो वो भी लॉस होता है, तो वो भी यहाँ पे हम लिख देंगे। और टू प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, अगर आपके पास कुछ पैसा पैसा बच जाता है, कुछ रुपए बच जाता है फंड में, तो आप इसका एक प्रोविजन बना के उसको रख सकते हैं कंटीजेंसीज के लिए। कंटीजेंसीज का मतलब होता है कुछ पैसा हम अपने पास, कंपनी एनी टाइम रखती है, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, तो वो पैसा इस पे डाल दें। अब ये एंट्री इतनी बड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये एक कंप्लीट एंट्री हमने ले ली है। हो सकता है परीक्षा में या प्रश्न में जो हम पढ़ेंगे तो उसमें 2 पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट आएंगे, 4 पॉइंट आएंगे, सारे सारे आना जरूरी नहीं है। तो एज पर द क्वेश्चन सबसे बड़ी एंट्री यही हो सकती है। अब जब हम सवाल करेंगे तो इससे छोटी एंट्री बननी है, क्योंकि जो जो चीजें लॉस पूरे करने हैं, तो इसमें मैं इसको सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये है हमारा फंड। इस फंड में से जो जो लॉस पूरे होते हैं वो लॉस हमें लिखना है। तो फंड अकाउंट डी आर टू लॉस, इसकी बेसिक एंट्री तो सिर्फ इतनी सी बनती है, और जो लॉस प्रश्न में हमें सॉल्व करने हैं वो सारे ले लिए जाएंगे। उसके बाद में लास्ट एंट्री आपके इसमें आती है, और वो है आपके इफ देयर इज बैलेंस इन द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब भी पैसा बच गया, सारे लॉस पूरे कर दिए, फिर पैसा बच गया, इट विल बी ट्रांसफर्ड, उसको भी हमें हस्तांतरित करना है, तो वो आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिडक्शन में जो पैसा बच गया उसको टू कैपिटल रिजर्व लिख देंगे। ये जो कैपिटल रिजर्व है, आप चाहे तो ये जनरल एंट्री इसके साथ में भी कर सकते हैं, मिक्स एंट्री हो सकती है। क्यों हो सकती है मिक्स एंट्री, क्योंकि इसमें भी कैपिटल रिडक्शन डीआर है और यहाँ पे भी कैपिटल रिडक्शन डीआर है। तो अगर कोई पैसा बचता है तो आप लोगों को पता है मिक्स एंट्री होती है, तो हम ये एंट्री इसमें डाल देंगे। ये जो रिजर्व है ना वो यहाँ पे लिख देंगे टू कैपिटल रिजर्व, जितना बच गया वो, तो इसकी एक एंट्री भी की जा सकती है। तो यहाँ तक आपके रिडक्शन का थर्ड पार्ट पूरा हो जाता है। अब हम इससे आगे देखेंगे आज। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों।